हेलो एवरीवन। तो क्या आपको पता है हम सभी ट्रिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स से मिलकर बने होते हैं और एक साइंटिस्ट ने कॉक के टुकड़े में छोटे बॉक्सेस देखकर सेल नाम दिया था। आज हम सेल चैप्टर को इतनी इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं कि ये वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप आपके एग्ज़ाम में सारे आंसर्स इस चैप्टर के लिख सकेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। तो जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है साइंस की, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में गिवन है वो सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या बताया है हमारी न्यू एनसीईआरटी में? ओरिजिन ऑफ लाइफ और इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स के बारे में बताया है। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या बोला है? साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ बिगिंस इन वाटर and many researchers think that early life started in small water bodies where environmental conditions like temperature and chemicals kept changing while helping in forming simple living structures। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ की शुरुआत पानी से हुई थी। शुरू में अर्थ पर इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, टेम्परेचर और केमिकल चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह सिंपल लिविंग स्ट्रक्चर्स बनने लगे। इस लाइन का मतलब ये है। अब नेक्स्ट क्या बताया है एनसीईआरटी में? हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। इन प्लेसेस लाइक हॉट स्प्रिंग्स वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, सम स्पेशल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड thermophiles organism that can live in extreme heat are found, which shows that life can exist even in harsh condition। तो ये आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि हॉट स्प्रिंग्स यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? थर्मोफिल्स कहा जाता है। ये एक्सट्रीम हीट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि लाइफ डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये यहाँ पे हमने सेकेंड पॉइंट समझ लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? 8 सेल्स बने। ठीक है, तो इस तरह से जो डिवीज़न होता है इसी को बोला जाता है सेल डिवीज़न। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सेल डिवीज़न क्या होता है कि जो नए सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, यानी कि पुराने सेल से मिलकर ही बने होते हैं। अब जो नेक्स्ट लाइन दी है, द क्वेश्चन अबाउट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस मीन्स दैट टूल्स लाइक माइक्रोस्कोप्स हैव helped scientists to observe cells and understand how living organism function। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप्स जैसे टूल्स की हेल्प से साइंटिस्ट सेल्स को क्लियरली स्टडी कर पाते हैं। इसी को टेक्निकल इंटरवेंशंस कहा जाता है। वो सेल्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसी को टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर्स जान लिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है वेयर डज अ सेल कम्स फ्रॉम, तो आपको क्या लिखना है? द सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, तो ये पूरा आपको एज इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट लिखना है। ठीक है, ये नोट्स को अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट, द क्वेश्चन अबाउट व्हाई अ सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? तो इसमें लिखा है मीन्स दैट एवरी लिविंग organism is made up of cell and all functions like respiration, growth happens inside the cells। यानी कि सेल जो है, यानी कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सभी सेल से मिलके बने होते हैं और सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल, मतलब फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? सेल्स के अंदर ही होती हैं ना। अब क्वेश्चन आता है हाउ सेल्स मल्टीप्लाई, सेल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो सेल मल्टीप्लाई करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सेल डिवीजन क्या होता है, इस
सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो पाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें बेसिकली हम दो टाइप्स के सेल्स पढ़ने वाले हैं। पहला है यूनिसेल्युलर, जिनको सिंगल सेल्ड बोलते हैं। दूसरा है मल्टी सेल्युलर, मैनी सेल। अब यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर क्या है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से मिलके बने हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ये सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं उनको यूनिसेल्युलर कहा जाता है। और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, ये बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, उनको मल्टी सेल्युलर बोला जाता है, यानी कि मैनी सेल्ड। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि सिमिलर टाइप के जो सेल्स है वो मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझें तो सबसे पहले आता है हमारे सेल्स। सेल क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बना लेते हैं टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, याद रखना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, ये सभी ऑर्गन्स होते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम्स ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम जब ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं, यानी कि साथ मिल जाते हैं, तो पूरा क्या बना लेते हैं? ह्यूमन बॉडी बना लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? जैसे कि लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर के पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं, जो कि है हाउ डू वी स्टडी सेल। अब हम सेल्स को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं? तो देखो, ह्यूमन आई की जो है एक लिमिट होती है, जिसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि it cannot clearly see objects that can very close together or extremely small, and this limit is about 0.1 mm. So objects smaller than this cannot be seen clearly without help. तो जो ह्यूमन आई है उसकी एक कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा छोटी जो चीज़ें हैं उसको नहीं देख सकती हैं ह्यूमन आइज़। ठीक है, तो उसकी जो लिमिट होती है, यानी कि 0.1 mm तक की लिमिट ही वो देख सकती है ह्यूमन आइज़। उस 0.1 mm से अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको वो क्लियरली नहीं देख सकती है। तो उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। When two tiny dots are very close, they appear as one, and when they move apart they can be seen as separate, which explains the idea of resolution. देखो इसका क्या मतलब है कि मान लो एक आपने लिया पेपर, ब्लैंक पेपर लिया आपने, ठीक है। अब इस ब्लैंक पेपर के ऊपर आपने दो डॉट्स बनाए और वो बहुत पास में बनाए आपने, ठीक है। तो अगर आप ये दो डॉट्स को दूर से देखोगे तो क्या आपको एक डॉट नज़र आ रहा है? देखो यहाँ पे एक डॉट जैसा दिख रहा है ये, तो यही यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ से आइडिया आया रिजोल्यूशन का, ठीक है। तो अगर हमको स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है, जैसे कि सेल्स को, तो साइंटिस्ट को क्या यूज़ करना पड़ा? माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करना पड़ा। माइक्रोस्कोप्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं और उसको लार्जर और क्लियरर देखने में मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? सेल की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहली बार सेल को देखा था। कब देखा था? 1665 में देखा था। कहाँ देखा था? बाय एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक में उन्होंने देखा था। यानी कि कॉक क्या होता है? जो
पेड़ की छाल होती है उसका एक पतला सा लेयर लेकर के उन्होंने उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उनको क्या दिखा, स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई दिए, और वो स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को ही उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, क्योंकि वो क्या कैसे दिखाई दे रहे थे, स्मॉल रूम्स की तरह दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई थी। नाउ अब फिगर 2.1 अगर आप देखें एनसीईआरटी में, वो बताता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड विजिबिलिटी के बारे में। तो ये जो फिगर 2.1 है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करना। तो इसमें क्या बताया गया है, दिस फिगर शोज दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट साइजेस and based on their sizes different tools are needed to see them, such as large objects like trees humans can be seen with the naked eyes। इसका मतलब यह है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अलग अलग साइज़ होती है, तो अलग अलग साइज़ के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए अलग अलग टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ट्रीज़ ह्यूमंस, इन सभी को हम हमारी आँखों से देख सकते हैं, बल्कि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि सेल्स बैक्टीरियाज, इन सभी को देखने के लिए हमको लाइट माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। और इससे भी ज़्यादा छोटे अगर ऑब्जेक्ट्स को देखना है जैसे कि वायरसेस मॉलिक्यूल्स एटम्स, तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स चाहिए होगा। ठीक है, सबसे छोटी चीज़ें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो शोज़ द रेंज ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द नेकेड आइज़, the light microscope and the electron microscope helping us understand how small cells actually are। यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम बहुत ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सेल को भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आपको ये लिखना है। तो क्या लिखना है, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। तो दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस का यूज़ किया जाता है और विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। और ये बहुत कॉमनली कहाँ देखा जाता है, स्कूल लेबोरेटरीज़ में देखा जाता है। आपको भी अगर कभी मौका लगे स्कूल लेबोरेटरीज़ में जाने का, तो वहाँ पे आप आपकी टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको लाइट माइक्रोस्कोप दिखाइए। तो वहाँ आपको एक प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लाइट माइक्रोस्कोप होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है, लाइट का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हायर रिजोल्यूशन ये देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर अगर हमको बहुत टाइनी डिटेल्स भी अगर देखनी है तो वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब फिगर 2.2 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जो कि क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप को बता रहा है। अब ये जो फिगर है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप को वो बता रहा है। जैसे कि आई पीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आई पीस है। आई पीस का यूज़ इसलिए होता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा मैग्नीफाई करके बताता है। स्टेज, यहाँ पे जो स्टेज है यहाँ पे स्लाइड रखी होती है, यानी कि स्लाइड को होल्ड करता है। मिरर, यहाँ पे मिरर है, ये क्या करता है, लाइट को ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। और कोर्स एडजस्टमेंट नॉब और फाइन एडजस्टमेंट नॉब, ये दोनों हेल्प करती हैं इमेज को फोकस करने के लिए, ताकि इमेज बहुत ही क्लियर हमको दिखाई दे जब हम आई पीस से इसमें देखें। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है रेडी टू गो बियॉन्ड, यानी कि अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है इसमें स्मॉल स्ट्रक्चर्स जैसे कि सेल्स को देखने के लिए। इसका जो रिजोल्यूशन है और मैग्नीफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से कंपेयर करें। तो ये साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि वो जो नैनोमीटर लेवल की भी डिटेल्स है वो देख पाए, यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल पर अगर हमको किसी चीज़ को देखना है बहुत ज़्यादा जूम करके, अगर आप बोले सिंपल लैंग्वेज में, तो हम वो उसको देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी फर्स्ट आ रही है, एक्टिविटी 2.1,
वो क्या बता रही है, एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ अ सेल, कि सेल की साइज हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इन दिस एक्टिविटी a transparent ruler is used to measure the diameter of the view of a microscope. Then the number of cells present in the area is counted. देखो इसमें क्या करना है कि एक रूलर लेना है, यानी कि आपकी सिंपल जो स्केल होती है वो लेना है, उससे हम किसी भी फील्ड का डायमीटर मेजर करेंगे। देखो जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर एक एरिया लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इतना एरिया लिया है, ठीक है। अब इसका हम डायमीटर मेजर कर लेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लेंथ होती है जिसको डायमीटर कहा जाता है, उसको मेजर कर लेते हैं। तो लेट्स से डायमीटर क्या आ रहा है, इसका डायमीटर आ रहा है इसका 1 माइक्रोमीटर, नो 1 माइक्रोमीटर नहीं, 5 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो 5 माइक्रोमीटर है। अब हमको नहीं, इसका जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है ना, तो इसमें 5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हमको कन्वर्ट करना होता है माइक्रोमीटर में, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 माइक्रोमीटर होता है। तो 5 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 5000 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। तो 5000 माइक्रोमीटर इसका क्या आ गया, डायमीटर आ गया। अब इसको जो इसका एक फार्मूला होता है, एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ ओनियन पील अगर हमको निकालनी है तो उसमें हम सबसे पहले डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन द माइक्रोमीटर में इसके डायमीटर पुट करेंगे, और जितने भी नंबर ऑफ सेल्स उस डायमीटर के अंदर आ रहे हैं उसको काउंट करेंगे। तो ये जैसे कि यहाँ पे ये जो रेड कलर से बना रही हूँ वो सेल्स है, तो इन सेल्स को काउंट करेंगे हम, तो जो भी नंबर आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। तो चलो वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। इसका डायमीटर आया है 5000 माइक्रोमीटर, और जो नंबर ऑफ़ सेल्स काउंट किए वो कितने थे, 25 सेल्स थे। तो 25 को इससे डिवाइड कर दिया। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 200 माइक्रोमीटर। तो 200 माइक्रोमीटर क्या आ गई, ओनियन पील सेल की साइज़ आ गई, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक्सपेरिमेंट था, एक्टिविटी थी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन मीन्स मेकिंग एन ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना मतलब मैग्नीफाई करना माइक्रोस्कोप की मदद से। तो अगर हमको टोटल मैग्नीफिकेशन काउंट करना है तो वो कैसे किया जाता है, देखो 2 लेंस होते हैं, एक आई पीस में लेंस लगा होता है, एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है। तो हमने आई पीस वाला लेंस जो लिया, आईपीस वाला लेंस लिया हमने, अलग अलग पावर के लेंस आते हैं, तो 10x पावर का हमने आईपीस वाला लिया। और ऑब्जेक्ट लेंस जो है, ऑब्जेक्ट लेंस वो भी हमने 10x पावर का लिया, दोनों हमने माइक्रोस्कोप में फिट कर दिया। तो जो हमारा मैग्नीफिकेशन मिलेगा वो हम 10 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x मैग्नीफाई करके हमको वो इमेज दिखाई देगी। तो इस तरीके से मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट किया जाता है, जिसके कारण हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर होता है स्टार्ट। सेल्स आर नॉट ओनली स्ट्रक्चरल यूनिट बट ऑल्सो फंक्शनल यूनिट। अब सेल सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट ही नहीं होती है, फंक्शनल यूनिट भी होती है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारी लाइफ में जो होनी ज़रूरी है, वो सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में सेल मदद करते हैं। ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कैसे इंटरेक्ट करते हैं? जैसे कि गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का ये एक्सचेंज करते हैं थ्रू देयर बाउंड्रीज़, यानी कि जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर, जैसे सेल से बाहर कोई गैस जा रही है, कोई सेल के अंदर आ रही है, और अदर न्यूट्रिएंट सेल के बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से ये इंटरैक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट अब हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन flexible boundary that surrounds the cell and protects its content. It is also called plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन एक बहुत थिन यानी कि पतली फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है जो कि सेल को सराउंड करती है और उसके कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है। देखो जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर सेल, ठीक है।
ये सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि न्यूक्लियस मिल जाएगा, देन आपको वैक्यूल मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनेल्स है और सेल का जितना भी कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? ये जो आउटर कवरिंग आप देख सकते हैं इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करती है और उसके अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो ये इस पॉइंट में लिखा है। तो इसको जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? तो ऐसा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास होने देती है, बल्कि जो दूसरे सब्सटेंस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। यानी कि कंट्रोल करके रखती है कि क्या चीज़ सेल के अंदर आएगी और क्या चीज़ सेल के बाहर जाएगी। यानी कि सेल मेम्ब्रेन, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक तरीके से गेट कीपर का काम करता है या फिर गार्ड का काम करता है। जिस तरीके से जैसे आपका स्कूल है, स्कूल के बाहर जो मेन गेट होता है वहाँ पे क्या होता है? एक गार्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो गार्ड होता है वो कुछ ही लोगों को स्कूल के अंदर एंटर करने देता है, और कौन बाहर जा रहा है वो भी इसका ध्यान रखता है। तो क्या चीज़ अंदर आएगी, क्या चीज़ सेल के बाहर जाएगी, इसको कंट्रोल कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2। तो ऑस्मोसिस क्या होता है उस बारे में ये एक्टिविटी है। तो देखो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, इसमें क्या है? 2 आपको सॉल्यूशन लेने हैं। ये आप आपके घर पे भी ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? 2 बीकर लेना है, या फिर आप 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकते हैं अगर आप आपके घर पे ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो, ठीक है। हमने मान लो यहाँ पे ले लिए 2 बीकर। अब एक जो बीकर था उसमें हमने सिंपली क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया। और जो दूसरा था बीकर उसमें हमने क्या फिल कर दिया? इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। इसमें हमने पानी तो डाला, बट पानी के साथ साथ उसमें क्या डिज़ोल्व कर दिया? सॉल्ट भी डिज़ोल्व कर दिया, सॉल्ट वाटर। अब ये वाला क्या था हमारा? प्लेन वाटर। ये क्या है? प्लेन वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर आप बोल सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने लिया पोटैटो। क्या लिया? सो दिस इज़ अ पोटैटो। अब ये पोटैटो को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है नाइफ़ की मदद से। अब इसमें से एक टुकड़ा आपको डालना है प्लेन वाटर में, दूसरा टुकड़ा डालना है आपको सॉल्ट वाटर में। तो इसमें अब हम थोड़ी देर बाद क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? ये जो पोटैटो सेल थे हमने इसके अंदर थोड़ी देर के लिए रखे रहने दिए। तो कुछ देर बाद जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो जो प्लेन वाटर था, यानी कि जो प्लेन वाटर था उसमें जो पोटैटो था वो क्या हो गया? स्वेल हो गया, यानी कि कुछ देर बाद वो इतना बड़ा दिखाई दिया। बल्कि जब हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में देखा गया तो जो पोटैटो पीस था वो श्रिंक हो गया, यानी कि बहुत छोटा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? स्वेल क्यों हुआ? क्योंकि वाटर इसके पोटैटो के अंदर एंटर हो गया। श्रिंक इसलिए हुआ क्योंकि वाटर पोटैटो से बाहर चले गया, पोटैटो के अंदर का वाटर बाहर चले गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, जो कि सेल साइज को अफेक्ट कर रहा है। तो जो ऑस्मोसिस है यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच water moves from the region of lower concentration to the region of higher solute concentration through a selectively permeable membrane which helps in maintaining balance inside the cell. तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है वहाँ से वाटर कहाँ जाएगा? जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ जाएगा। देखो जैसे कि अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें बाहर जो था पोटैटो के बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो वो कम कंसंट्रेशन से बाहर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर ने मूव करा और सेल क्या हो गया? श्रिंक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लोअर कंसंट्रेशन था
तो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कहाँ था? प्लेन वाटर में था, क्योंकि सॉल्यूट तो है ही नहीं। सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट, शुगर, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो सॉल्यूट कहलाती है। तो प्लेन वाटर में तो सॉल्ट है ही नहीं, कोई सा सॉल्यूट नहीं है, तो वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगा बाहर वाटर में एज़ कम्पेयर टू पोटैटो के अंदर। तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर आएगा, तो जब बाहर से अंदर आ रहा है पोटैटो के, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटैटो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये थी बेसिकली हमारा कंसेप्ट ऑस्मोसिस का। आई होप आपको ऑस्मोसिस समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, कि बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी में 3 तरह के सॉल्यूशंस को बताया गया है, जो कि आपको ऑस्मोसिस कंसेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से समझा देगा। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में जो इक्वल होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर मीडियम के। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब है? सबसे पहले तो एक सेल बना लेते हैं। सो दिस इज़ अ सेल। तो सेल के बाहर कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, वाटर और दूसरा कंटेंट, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और जो सेल के अंदर है वो क्या कहलाता है? इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो अंदर के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के जब इक्वल होगा, तो क्या इस तरीके सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस तरह के सॉल्यूशन में जब भी हम कोई सेल डालते हैं तो उसका जो साइज़ है वो जैसा पहले था कुछ समय बाद भी वो सेम साइज़ का रहेगा, नो चेंज इन देयर साइज ऑफ सेल। अब दूसरे तरह का सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में कम हो, यानी कि देखो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर देखो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ, कम कहाँ था? बाहर, तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर जाएगा, तो जब बाहर अंदर आता है तो हमारा सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, तो नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगला कंसेप्ट होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों अलग अलग वर्ड्स है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे मान लो ये सेल था, सो दिस इज आवर सेल, ओके। सो ये सेल में क्या है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर में ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि बाहर की तरफ जो है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। देखो ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये रेड कलर से बता रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा है, अंदर की तरफ कम कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे अंदर कम है इसलिए वो कम से ज़्यादा की तरफ जाता है वाटर, तो बाहर आएगा वाटर। तो अगर इसके अंदर जितना वाटर था वो भी कम हो गया तो ये सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। यानी कि पहले वो जिस साइज़ का था अब वो और छोटा होके श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरीके सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस हमने पढ़ लिए। आइसोटोनिक में सेम साइज़ का रहता है सेल, हाइपोटोनिक में स्वेल हो जाता है सेल, और हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाता है सेल। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ लिए। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? तो सेल के स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन करता है जो मॉडल, उसी को क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब ये मॉडल क्या बताता है कि मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन काई की बनी हुई है, लिपिड बायलेयर की बनी हुई है, जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, और ये फ्लेक्सिबल है और डायनेमिक स्ट्रक्चर है। का है फिगर 2.7, ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या है? लिपिड की बाय लेयर है। देखो एक लेयर ये, 2 लेयर ये, दोनों लिपिड की लेयर है, इसीलिए इसको बाय लेयर मतलब 2 लिपिड की लेयर।
प्रेजेंट होती है और जिसमें प्रोटीन यहाँ पे आप बीच बीच में एम्बेडेड देख सकते हैं, गड़े हुए आपको नज़र आएंगे यहाँ पे इस लेयर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो उसमें एक हेड होता है, एक टेल। देखो जैसे अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरी दिखाई देगी। तो ये अगर इसको हम लार्ज करके देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। हेड यानी कि ऊपर वाला पार्ट, और हाइड्रोफिलिक क्यों बोला है वो मैं बताती हूँ। और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। अब इसको हाइड्रोफिलिक क्यों बोला गया है, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग या फिर अट्रैक्टिंग, और हेड क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। तो हाइड्रोफिलिक यानी कि ऐसा पोर्शन हमारी सेल मेम्ब्रेन का जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। अब इसका अपोजिट अगर हम देखें वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग, यानी कि ऐसा पार्ट जो वाटर को रिपेल करता है, अपने से दूर करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये दो तरह के पार्ट्स होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ होता है लेयर में, और जो हाइड्रोफिलिक है ये वाला पार्ट वो अंदर की तरफ हमको देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बाहर की तरफ है हाइड्रोफिलिक हेड, और अंदर की तरफ आप ये यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं हमारी पूरी सेल मेम्ब्रेन में, और मिल करके ये क्या बनाते हैं, लिपिड बाय लेयर। द लिपिड मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोफिलिक हेड, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट that faces outward, and the hydrophobic tail, water repelling part that faces inwards, while protein act as channels और gatekeepers। हमने पढ़ा था gatekeepers क्या होते हैं, जो कि substances का movement को control करते हैं, जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को और भी डिटेल में। तो बेसिकली ये फिगर क्या बता रहा है, लिपिड बायलेयर बता रहा है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। ये जो पूरी मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड होती है और ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है। ये फ्लेक्सिबल होती है और बहुत फंक्शनल होती है, इसका फंक्शन परफॉर्म करती है। जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है और ये बेसिक यूनिट होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसको हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देख सकते हैं। इसके माइक्रोस्कोप से हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी ध्यान से समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके अलग अलग कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा इस वीडियो में, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि सेल किस तरीके से सर्वाइव करता है और लाइफ प्रोसेस के जो डिफरेंट फंक्शंस है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। फिर हमने देखा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताता है। इसके बारे में हमने बहुत डीप में पढ़ा कि ये जो NCERT है उसमें ऐसा बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर के सब्सटेंस बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोज़ेक यानी कि टाइल्स की तरह जो स्ट्रक्चर होता है ना, मोज़ेक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जो सिमिलर टाइप के पैटर्न से बना होता है, यानी कि डिज़ाइन मेड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल पीसेस टुगेदर। छोटे छोटे पीसेस मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको मोज़ेक कहा जाता है। तो दिस मीन्स दैट द सेल मेम्ब्रेन इज़ नॉट सिंपल फैट लेयर। ये सिर्फ सिंपल फैट की लेयर नहीं है, इसमें डिफरेंट पैटर्न्स है जो मिलकर के स्मॉल मतलब अलग अलग जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो जॉइन टुगेदर होके पूरा एक पैटर्न बना रहे हैं, और ये जो अरेंजमेंट होता है उसी को मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो मेम्ब्रेन्स लुक लाइक अ पैचवर्क डिज़ाइन वेयर मैनी स्मॉल पार्ट्स फिट टुगेदर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है आज का जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट का, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 2 की लिंक भी आपको मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है इसीलिए हम सिर्फ इसको यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो चलिए सेल कम्युनिकेट किस तरीके से करता है सराउंडिंग के साथ वो पढ़ते हैं। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। और ये जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, एक्सचेंज जो होता है सेल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे वाटर का एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है अंदर और बाहर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस तरीके से वो क्या करते हैं, सेल कम्युनिकेट करते हैं। और जो सेल्स हैं वो एक्सचेंज कैसे करते हैं मटेरियल्स को अपने आसपास के सेल्स के साथ, वो क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंड एंड रिसीव सब्सटेंसेस थ्रू दिस मेम्ब्रेन। यानी कि वो सेंड और रिसीव करते हैं सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी कारण से सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, गेट कीपर्स कहा जाता है, जो कि एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है सेल में। आई होप आज की वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप बेल बटन को भी दबा सकते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट ज़रूर करना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।